हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो इस क्लास के अंतर्गत जो है 7 सितंबर को जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो शिफ्ट ए के अंतर्गत जो है पेपर हुआ है जीके एंड जीएस का, उसकी सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। तो उसके किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, आरपीएससी की जो आंसर की आएगी उसमें तो आंसर आएंगे ही सही, बट जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपके सहायतार्थ जो है आंसर की जो है संभावित जो है क्वेश्चन की वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेपर कैसा रहा है वो आप मिलान कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर भी दीजिए। करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन जो पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ग्रीस, फ्रांस और जर्मनी। तो एपेनिन जो पर्वतमाला है वो इटली के अंतर्गत स्थित है, इसका आंसर जो है वो इटली रहेगा। दूसरा है, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी? जो पछुआ जो पवन होती है उसकी दिशा जो है उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में क्या रहने वाली है? तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, जब उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ये रहेगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी दिशा रहती है। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? आंसर नंबर 2, इसका पछुआ पवन की दिशा का उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा का जो क्रम रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिण गोलार्ध में रहेगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 3 नंबर का, कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू जो है हस्ता हस्ताक्षरित किया है। किसके साथ हस्ताक्षरित किया है ये पूछ रहा है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय जो संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी जो समितियों के उत्पाद जो हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो किसके साथ किया है याद रखना आप लोग, राज्य सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ जो है ये एमओयू किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर के अंदर आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियन 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं वो हमेशा अटेंड करने के लायक नहीं होते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो हम अटेंड करें ये संभव नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए जा सकते हैं। सारा स्पोर्ट्स जो छोड़ दिया गया है और एक लोकल जो स्पर्धा हुई है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर जाएगा अंकित कुमार जो कंसवा है वो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है प्रथम स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रोस्पेक्टस हैं 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? जो 5 जो जनसंख्या वाले देश हैं उनमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और यूएसए। तो इसके अंतर्गत जो है नाइजीरिया सम्मिलित नहीं है। याद रह जाएगा आप लोगों को, लगा लीजिएगा आप लोग आपके आंसर की में। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन जो है, कोप जो 29 जो हुआ है, जो कोप जो 29 हुआ है यूएन जलवायु सम्मेलन जो है उसमें जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों में वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है बताइए फटाफट आप लोग, आप क्या करके आए हो? इसमें जो वृद्धि की गई है वो 3 गुना वृद्धि की गई है। किसके अंतर्गत? जो जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। कितनी? 3 गुना वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अंतर्गत कौन सा मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक जो संपदा अधिकार है ट्रिप्स के भाग है? कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क्स भी है, पेटेंट्स भी है, और भौगोलिक निर्देशन जो है जीआई इंडिकेटर्स भी हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सारे ए बी सी और डी इसका आंसर, ये सारे सारे जो हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं सारे के सारे ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पठार जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी के द्वारा
अप्रवाहित होता है दामोदर नदी के द्वारा, जो अप्रवाहित होता है वो कौन सा पठार है? आपको पता है छोटा नागपुर का जो पठार है वो किसके द्वारा? दामोदर नदी के द्वारा अप्रवाहित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यहाँ पर द्वीप दे रखा है और द्वीप से संबंधित जो चोटी दे रखी है, कि जो द्वीप है और उससे संबंधित चोटी जो है, अगर बात करें अपन तो द्वीप से संबंधित चोटी की बात करें तो उत्तरी अंडमान की जो जो सबसे ऊंची चोटी है, वो उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा आप लोग, वो है सेडल पीक। उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेडल पीक है। और दक्षिणी अंडमान की जो है माउंट कोएबो, दक्षिण अंडमान की कौन सी है? माउंट कोएबो है। और ग्रेट निकोबार की माउंट थुइलर है। और मध्य अंडमान की जो है माउंट डियावोलो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है 3, 1, 2, 4। तो कौन सा ऑप्शन है? 3, 1, 2 और 4, पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत रहने वाला है। उत्तरी अंडमान की जो चोटी है वो है सैडल पीक है, दक्षिण अंडमान की माउंट कोएबू है, ग्रेट निकोबार की जो है माउंट थुइलर है और मध्य अंडमान की माउंट डियावोलो है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंद महासागर तथा प्रशांत जो महासागर के मध्य मौसम जो परिवर्तन होता है उसमें उतार चढ़ाव के में कौन सा सीसो पैटर्न होता है? इसके अंदर देखिए हेडल, वाकर, पियरे, कोटेशन, इसमें कौन सा जो परिसंचरण होता है, जो सीसो पैटर्न होता है वो वाकर परिसंचरण होता है। किसके अंतर्गत? हिंद महासागर के अंतर्गत मौसम परिवर्तन के लिए वाकर परिसंचरण आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भू जोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए, जो भूमि की जोत है उनको डिवाइडेशन को रोकने के लिए, उनके विखंडन को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम था? तो कार्यक्रम का नाम था वो सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी जो है वो कार्यक्रम के द्वारा भू जोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोका गया था। सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी कार्यक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? याद रखना, नहीं पूछ रहा है। तो ये गंगा का जो डेल्टा मैदान है यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं? सुंदरी वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें देखने को नहीं मिलते। तो आंसर आ जाएगा गंगा का डेल्टा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से जो तेल जो शोधन जो है, शोधन जो शालाएं हैं हमारी, रिफाइनरीज हैं, उनको अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले देखो पूर्व में अपन देखते हैं डिगबोई असम की तरफ है, नुमालीगढ़ उसके पास में है, उसके बाद गुवाहाटी है और बोगाई गांव है। तो आंसर क्या रहने वाला है? DACB, डिगबोई, नुमालीगढ़, उसके बाद गुवाहाटी और बोगाई गांव जो है वो इसका क्रम रहेगा पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित जो उत्पाद दे रखे हैं हमारे, उनमें हमारा स्थान पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन कौन से उत्पाद हैं हमारे, जैसे कपास, रेशम और मानव निर्मित उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, दूध और मांस। हमें पता है कि दूध में हमारा कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। मांस उत्पादन में हमारा 8वां स्थान रहा है। तो याद रखना, दूध उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। तो तीसरे के अंतर्गत जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके अंतर्गत जो देखेंगे हम, थर्ड में बी आने वाला है। उसके बाद कपास और इसके अंतर्गत जो है मानव निर्मित रेशा है, उसके अंतर्गत अगर देखते हैं अपन तो हमारा दूसरा स्थान है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल में हमारा तीसरा है, दूध में पहला है और मांस में 8वां स्थान है। इस प्रकार इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये 4 आंसर इसके अंतर्गत रहने वाला है। तो या देखिए आप लोग कि कपास में जो है, कपास उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान है। फार्मास्यूटिकल जो उत्पादन हुआ है उसमें हमारा तीसरा स्थान रहा है फार्मा के अंतर्गत। दूध उत्पादन में हमारा पहला स्थान है और मांस उत्पादन में हमारा 8वां स्थान रहा है। याद रह जाएगा आप लोगों को। तो इसके अनुसार देखिए कपास में तीसरा, ये मतलब सी वाला आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत तीसरा स्थान मतलब डी है और दूध में पहला स्थान है और मांस में 8वां स्थान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 में अगर बात करें हम, सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के, जो सेवा जो क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, उसके राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए उत्तर को चुनिए। सभी राज्यों की कुल सेवा क्षेत्र जो है उसका सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है।
सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात के सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। तो इसके अंतर्गत जो है ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर गलत है। तो दूसरा आंसर इसके अंतर्गत केवल 2 क्या है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन बात करें, भारत सरकार 1919 का जो अधिनियम है उसके बारे में सही कूट को चुनिए। सही कथन आपको चुनना है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संचित संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। बिल्कुल सही बात है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया। दस्तावेज के उल्लेखनीय विशेषता है कि खंडता जिसमें 10 वर्ष में प्रति 10 वर्ष के अंतर्गत अधिनियम के कामकाज की समीक्षा का आह्वान किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तो इसके अंतर्गत कथन कौन से सही है? ये वाला जो महात्मा गांधी वाला है ये वाला कथन इसके अंतर्गत गलत है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? ए, बी और डी वाला जो आंसर है इसके अंतर्गत सही रहने वाला है। किससे संबंधित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। ये याद आ जाएगा आप लोगों को, लगा लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आगे का बात करते हैं कि आर्थिक जो सर्वेक्षण जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 23-24 के में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका है। याद है आपको, जब भी तो अमेरिका हमें आग दिखा रहा है, हमारे साथ जो है वो टैक्स जो हमारे टैक्स बढ़ा रहा है। अभी चर्चा में देख ही रहे होंगे आप लोग, अमेरिका जो हमारा भारत का ट्रेड वार चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यात जो है उसके अंतर्गत भारत की बात करें, विश्व के जो निर्यात की बात कर रहे हैं अपन, तो विश्व के निर्यात के अंतर्गत जो है भारत का जो है कितना % हिस्सा रहा है विश्व के निर्यात के अंतर्गत? तो भारत का जो हिस्सा रहा है 1.8 रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण जो बात करें 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं, विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही है? 1.8% जो है हिस्सेदारी भारत की रही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए कौन सा आता है। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला पढ़ ही लिया अपन ने, आर्थिक सर्वेक्षण में संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ ही लिया और 1.8% इसका आंसर हमने बता ही दिया आपको। अब आता है देखो संविधान संशोधन से संबंधित बात है कि संविधान जो संशोधन की बात करें हम, कि संविधान जो संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है। मतलब कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है। तो कौन सा जो संविधान संशोधन विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? तो वह है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रकार की जो राष्ट्रपति की अनुमति को क्या बना दिया गया है? अनिवार्य बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन जो अधिनियम है, भारत शासन जो अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। द्विसदनात्मक जो प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि इस प्रकार के द्विसदनात्मक प्राथमिक विधानमंडल जो हैं वो 6 जगहों पे थे। एक तो बॉम्बे, बंगाल, बिहार के अंतर्गत था। उसके बाद संयुक्त प्रांत में भी ये इस प्रकार की व्यवस्था थी, संयुक्त प्रांत में भी थी और आसाम के अंतर्गत भी थी, और आसाम के साथ साथ और किसमें थी? मद्रास के अंतर्गत भी थी। किसमें थी? मद्रास के अंतर्गत भी थी। याद आ जाएगा आप लोगों को। तो इसका आंसर अगर अपन देखें तो बॉम्बे में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, बंगाल में थी, बिहार में थी, संयुक्त प्रांत में थी, असम में थी और मद्रास के अंतर्गत थी। तो मतलब 6 जगहों पे द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान था। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बॉम्बे, बंगाल और बिहार रहने वाला है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर था? संयुक्त प्रांत में भी था, असम के अंतर्गत भी था और मद्रास के अंतर्गत भी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। लेकिन इसका आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है? बॉम्बे, बंगाल और बिहार रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? याद है आपको भाई, हमारा जो राष्ट्रपति होता है वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है। तो ये हमारी गणराज्य की विशेषता है। सीधा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सी विशेषता कही जाती है? ये गणराज्य की विशेषता है, ये हमारी है। उसके बाद देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद जो होता है
राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक नहीं, ये किसकी बात कर रहा है, गैर धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार रखता है। तो आर्टिकल जो 111 है उसके द्वारा जो है गैर धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस राष्ट्रपति उसको भेज सकता है। धन विधेयक की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गैर धन विधेयक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है। यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। मतलब ये कहना चाहता है कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार का जो वाद है, तो जो शंकर प्रसाद जो विवाद था, शंकरी प्रसाद बनाम जो भारत संघ का जो विवाद है बिहार राज्य का 1951 का, इसमें इस प्रकार का डिसीजन दिया गया था न्यायालय के द्वारा कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है, चाहे उसमें कोई मूल अधिकार भी हो, मूल अधिकार हो, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य 1951 का ये फैसला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान जो है हमारा उसमें 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए। तो इसमें कौन कौन से किए गए, देखो एक तो है 39 क और दूसरा है 48 क। 48 जो क है ये तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, याद रखना आप लोग, किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और ये न्याय से संबंधित है। जो वाला है हमारा अगला जो है 39 जो क है वो समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता से संबंधित है। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता, जो समान न्याय और विधि जो सहायता है, विधि निशुल्क जो सहायता है उससे संबंधित है ये कौन सा 39 क। तो 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतःस्थापित किया गया था, तो 39 क और 48 क। तो कौन सा, 1 और 4, आंसर क्या रहने वाला है, 1 और 4 रहने वाला है। जो 48 क है वो किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, याद रह जाएगा आप लोगों को। तो आंसर क्या जाने वाला है इसका, आंसर इसका क्या जाने वाला है बताइए फटाफट आप लोग, 1 और 4 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के समय कौन से उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह के समय चौधरी देवीलाल जी थे, इसमें देखते हैं। मोरारजी देसाई के समय चरण सिंह जी थे। जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चरण जो सिंह जी जो थे उनके समय ये आंसर गलत है। तो विश्वनाथ जी और चंद्रशेखर, यहाँ पर जो है अगर बात करें, एक तो विश्वनाथ सिंह जी और दूसरे जो हैं चंद्रशेखर जी, कौन से हैं, चंद्रशेखर जी जो हमारे पीएम रहे हैं, उनके समय जो है चौधरी देवीलाल जी क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो यह आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, असुमिलित है। इसमें ये पूछ रहे हैं सुमिलित कौन सा है। इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई रहे हैं, मोरारजी देसाई के समय चरण सिंह जी भी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ पर चरण सिंह जी के समय नहीं रहे हैं देवीलाल जी, याद रखना आप लोग। विश्वनाथ सिंह और चंद्रशेखर के समय रहे हैं कौन, देवीलाल जी, याद रह जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी राजनीतिक दल को, अच्छा क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है ये, कि किसी राजनीतिक दल को एक नेशनल जो दल है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता अगर मिलती है तो उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, कौन सी बात सही है, उसको मान्यता किस प्रकार दी जा सकती है। तो इसमें आंसर देखिए आप लोग, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 6% सीटें जीतता है, ये, या यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीट जीतता है, तो यह आंसर इसका सही रहने वाला है। यदि कोई दल जो है कम से कम 3 अलग अलग जो राज्यों में लोकसभा की जो है 2% सीटें अगर जीत जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है, याद रखने वाली बात है। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है परीक्षा में, ये गलत नहीं होना चाहिए था ये। और अभी 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ
दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया था 1974 में। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते के विशेष रूप में उल्लेखित है? एक कच्चा थीव द्वीप है, वो भी चर्चा में रहा है, उससे संबंधित है। कच्चा थीव द्वीप है जो ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने से भारत और श्रीलंका के बीच में रहा है, ये अभी चर्चाओं में। कौन सा द्वीप है? कच्चा थीव द्वीप है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित है? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये भी इससे संबंधित है। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी इससे संबंधित है। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये भी इससे संबंधित है। तो मतलब तीनों ही जो है ये फिक्की के अंडर ही कार्य करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ए, बी और सी तीनों आंसर जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की जो विदेश नीति की बात करें, हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उसमें गुट निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ नहीं इस पर जोर दिया गया है। तो विदेश नीति में स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर भी जोर दिया गया है, और शक्ति गुटों की और अप्रतिबद्धता, ये भी इसका सिद्धांत में शामिल है। लेकिन ये विश्व मामलों में प्रति तटस्थता इस नीति का हिस्सा नहीं है। कौन सी का? विदेश नीति का, हमारी फॉरेन पॉलिसी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन जो है, जो दोहा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, दोहा दौर की वार्ताओं में जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक जो है समूह बनाया गया, इस देश में शामिल नहीं है। WTO से संबंधित है। ओस्लो जो समूह बनाया गया था, इसमें पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, WTO से रिलेटेड है, और इसमें पाकिस्तान जो है इसको शामिल नहीं किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छी आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सबसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय अधिक समावेशी व संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है, बिल्कुल सही बात है ये। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स @21, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, यहाँ ब्रिक्स @15 आएगा, ठीक है ना। ब्रिक्स @21, ब्रिक्स जो 15 शांतत्य, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स सहयोग होगा। तो इस प्रकार जो है ये कथन क्या है? गलत रहने वाला है। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है, ये भी सही है। तो देखिए, ब्रिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन है, इसका जो सही कथन कौन सा नहीं है, कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो विषय तथा दृष्टिकोण था, या ब्रिक्स @15 जो आएगा यहाँ पर, 21 नहीं आएगा यहाँ पर, बस इतना सा अंतर है। उससे ये कथन क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। आप लोग आंसर लगा लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कथन इसमें गलत है, ब्रिक्स से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस महासभा के समक्ष, अच्छा क्वेश्चन है, इस महासभा के समक्ष अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं, और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांत और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये वक्तव्य जो था वो प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1948 के अंतर्गत इस प्रकार का वक्तव्य जो था वो पेरिस के अंतर्गत जो है वो दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था 1948 के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत इस प्रकार का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास, देखो वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? वृद्धि और विकास की जब बात करते हैं तो जो लर्नर होता है उससे ही इसमें अपन उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। वृद्धि और विकास जो है किससे संबंधित करता है? ये लर्नर मतलब अधिगमकर्ता से संबंधित है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने को मिलता है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, ये भी सही है।
प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, बिल्कुल सही है। और पाठ्यचर्या के निर्माण करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व हमें दिखाई देता है। तो आप लोगों को पता होगा इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही रहने वाले हैं। ए, बी, सी और डी जो हैं इसके सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कि कोहलबर्ग का बात कर रहे हैं, कोहलबर्ग से संबंधित जो है क्वेश्चन है ये जो कोहलबर्ग हैं के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता, आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण से संबंधित है? तो साधनात्मक सापेक्षवादी जो उन्मुखता है उससे ये आत्म परिपूरक पारस्परिकता का जो है वो इससे संबंधित विशेषता किसकी है? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता से संबंधित ये रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। संक्रिया वे शक्तिशाली नियमों का, मतलब कथन और कारण दे रखा है। कथन तो क्या है कि मूर्त जो संक्रियात्मक जो अवस्था है, मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करता है। ठीक है। दूसरी बात करता है, कारण क्या है इसका? संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय हैं, मतलब वो एक समुच्चय है शक्तिशाली नियमों का जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों ही जो है सही है, वो एक दूसरे की क्या करता है? व्याख्या करता है। ये इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारे जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं अपन। जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं हम, कि जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है? भाषा का विकास बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से, मतलब अच्छी तरह से जो है प्रारंभ हो जाता है, तब भाषा की अभिव्यक्ति माध्यम बनने लग जाती है। तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो है भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, अच्छे क्वेश्चन है साइकोलॉजी के। अगला क्वेश्चन है देखिए, शिक्षक अधिगमकर्ता, जो शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है, मतलब नाटकीकरण कर रहा है समस्या का। शिक्षक जो है 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? मतलब जब नाटकीकरण कर रहा है तो वो क्या करता है? लर्नर को जो है अपने साथ संलग्न करता है नाटक के अंतर्गत। तो आंसर क्या आ जाएगा? संलग्न करना, उसको उस नाटक के अंतर्गत शामिल करता है वो कौन? शिक्षक। आ गया समझ में आपको? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है, बायोफिजिकल अप्रोच से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमें परिभाषा पता है ओलपोर्ट की, ये मनोदेहिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनोदेहिक जो है परिभाषा जो किसकी थी? ओलपोर्ट की थी। तो ये जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या रहने वाला है? ओलपोर्ट इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि जो है अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है, मतलब अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो किस संप्रदाय से है? संज्ञानात्मक जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। तो आंसर जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर संज्ञानात्मक अधिगम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? तो देखो, अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। यही बिल्कुल इसका सही कथन आ रहा है। परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन में अधिगम कहलाता है, बिल्कुल सही नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अधिगम एक उत्पाद है, न कि प्रक्रिया। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, साइकोलॉजी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। किसी विद्यार्थी के द्वारा, देखो, किसी विद्यार्थी के द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग, जो स्टर्नबर्ग है, स्टर्नबर्ग की त्रितंत्रीय
बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत आती है? तो स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्री बुद्धि सिद्धांत है, जिसमें बच्चा अपनी समस्या की परिकल्पना बना रहा है, तो मेटा घटक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मेटा घटक के अंतर्गत शामिल की जाती है। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। अच्छा क्वेश्चन है, स्थानिक बुद्धि में तेज है, इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि के सहारा दे सकते हैं? अगर बच्चा बुद्धि में, स्थानिक बुद्धि में तेज है, तो 3 डायमेंशनल मॉडल का उसको उपयोग करके, जो 3 डायमेंशनल, जो त्रिआयामी मॉडल जो है, उसका उपयोग इसके अधिगम के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्यक्ति कारक प्रश्नावली, जो 16 व्यक्तित्व कारक, जो 16 व्यक्तित्व कारक जो है प्रश्नावली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है। इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित होते हैं। ये शील गुण उपागम पर आधारित होती है। प्रक्षेपी, देखो ये 16 द्विध्रुवीय कारकों पर, ये भी बिल्कुल सही है। शील गुण पर आधारित, ये भी सही है। प्रक्षेपी प्रक्षेपण नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। ये जो प्रकार उपागम पर आधारित है, इसके अंतर्गत ये शामिल नहीं है, प्रकार उपागम पर ये आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वयस्क जो होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, तो उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, तो वो वापस क्या होता है? बचपन में लौटने लग जाता है, बचपन जैसी हरकतें करने लग जाता है। तो आप पढ़ा होगा आपने, इसको प्रतिगमन कहा जाता है। जब कोई वयस्क जो होता है अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिगमन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिगमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे, अच्छा क्वेश्चन है, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्यों को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, तो उसे को बोलते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। जो है उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है, वो एक अर्जित अभिप्रेरणा है जिससे व्यक्ति क्या करता है? अपने कार्य को इस तरह से करता है कि उससे बार बार सफलता, अधिक से अधिक सफलता मिले, तो उसको बोलेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा कहेंगे उसे। निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित करता है? व्यक्तिक भिन्नता, देखो व्यक्तिक निर्देशन देना, सभी के लिए समान निष्पादन, सभी के लिए, यह देखो समान नहीं आएगा यहाँ पर, यह गलत हो गया, ये नहीं करता है। तो देखो व्यावसायिक निर्देशन देना, ये बिल्कुल सही बात है। अध्यापन विधियों में भिन्नता, ये भी सही बात है। रुचिपूर्ण कार्य देना, लेकिन सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, ये इसके अंतर्गत गलत रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नहीं में कौन सा आ जाएगा? ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पीयूष के पास दूसरे की भावनाओं को प्रतिबंधित करने का कौशल है। पीयूष व्यक्ति है, उसके बाद दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित जो है, प्रबंधित करने का कौशल है। वह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? मतलब दूसरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर खुद की बात करते हैं तो अंतः व्यक्तिक आ जाएगा, अंतः व्यक्तिक। लेकिन दूसरों की बात कर रहा है तो इंटरपर्सनल मैनेजमेंट आ जाएगा। तो दूसरों की बात कर रहे हैं तो अंतर व्यक्तिक प्रबंधन आंसर आएगा इसमें। अंतर व्यक्तिक प्रबंधन रहेगा, मतलब दूसरों की भावना का प्रबंधन करता है। अगर खुद के करता है तो अंतः, दूसरों की करता है तो अंतर। तो अंतर व्यक्तिक प्रबंधन जो है, दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कार्य किसके पास है? किसका कौशल है उसके पास? पीयूष के पास है। तो वो आएगा अंतर व्यक्तिक प्रबंधन। अगर खुद का करता है तो अंतर व्यक्तिक प्रबंधन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है, चुनौतियों का सामना करती है, टूर्नामेंट में भाग ले रही है, किंतु जैसे ही उसने खेलना प्रारंभ किया है उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगती है, लेकिन दर्द और परेशानी होने के बावजूद भी वो खेल खत्म करने में कामयाब रही। तो अब देखिए, मतलब वो खेलना चाहती है और उसके पैर में सूजन आ रही है, लेकिन उसको इंटरनली इस प्रकार का मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे जीतना है और मुझे प्राइज प्राप्त करना है और उसको कामयाब होना है। तो उस किस प्रकार का मोटिवेशन होगा, किस प्रकार की अभिप्रेरणा होगी? वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। वो कहीं अर्जित नहीं होगी, कोई बाहर से नहीं लेगी, वो उसका सेल्फ मोटिवेशन होगा, आंतरिक मोटिवेशन होगा जो उसे कामयाब बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन, कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। मतलब वो कौन सा अभिप्रेरक है जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है किसी वस्तु की ओर, उद्दीपन की ओर, कार्य विशेष को संपादन करने में वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। कोई भी हमारा कार्य रुचिकर होता हो तो हम उस कार्य को अच्छी तरह से करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा प्रेरक रहेगा? वो रुचि रहेगा। इसके अंदर हमारी रुचि जो होगी
तभी हम उस कार्य को कंटिन्यूटी में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, प्रतिभाशाली, उनके लिए कौन सा प्रावधान है? देखो संवर्धन कार्यक्रम, ये त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण, ये उपचारात्मक जो है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है। उपचारात्मक शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है, याद आ जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? समूह चर्चा के द्वारा दृष्टिकोण परिवर्तन की वकालत करना, उसकी अभिवृत्ति और विश्वास से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है उसे दृष्टिकोण परिवर्तन लाता है। जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या रहने वाला है कि जब जो व्यक्ति जो होता है उसके बारे में अगर बात करें हम कि किस प्रकार जो है वो रहेगा, तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये कि कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब उसकी अभिवृत्ति और विश्वास से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। ये इसका आंसर नहीं रहेगा इसके अंतर्गत, ये आंसर इसका गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर का, निम्नलिखित में से, देखो अब आ गया बना राजस्थान की जो हमारी ज्योग्राफी है उससे संबंधित है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखना आप लोग कि निम्नलिखित में कौन सी एक जो है बनास जो नदी है, बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है, पढ़ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया परीक्षा में, तो बेडक नदी के बारे में बात कर रहा है ये। अगला क्वेश्चन है कि धोक, पलास, तेंदू, सेमल के वृक्ष किस प्रकार की वन में पाए जाते हैं? तो हमें पता है मिश्रित पतझड़ जो वन होते हैं उसमें दोकड़ा आता है, पलाश आता है, तेंदू आता है, सेमल आते हैं। इस प्रकार के वन किसमें आता है? हमारे मिश्रित पतझड़ वन में देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे। राज 171, मोती, ये किसकी नस्ल है, ये किसकी किस्में है, याद है आपको? ये फसलों जो बाजरे की उन्नत जो किस्में हैं उनकी किस्में है, किसके? राज 171 और मोती इसकी है। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं अपन, अगले की बात करते हैं, अरावली से पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है, गलत है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में हुई है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट में, बिल्कुल सही है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। कि इसकी तुलना जो है ना यूएसए के रॉकी पर्वत से नहीं, आल्प्स पर्वत वगैरह से जो है प्राचीन पर्वत है उनसे की जाती है, रॉकी पर्वत से नहीं की जाती है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा गुजरती है? 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरेगी? देखिए आप लोग 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो अजमेर वगैरह से गुजरती है, तो अजमेर सिरों से गुजरती है, तो 50 सेंट से कम होगी 40, तो 40 सेंटीमीटर जो है समवर्षा रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखना आप लोग, इसका आंसर रहेगा सीकर, नागौर और जालोर से क्या होती है? ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वाला, सेंट गोवन जो ग्लास फैक्ट्री है कंपनी और इसकी इकाई से संबंधित है। जो सेंट गोवन जो कंपनी है वो कहाँ पर लगी हुई है? भिवाड़ी के अंतर्गत लगी हुई है, और ये फ्रेंच कंपनी है। भिवाड़ी के अंतर्गत ये सेंट गोवन का जो कांच वाला जो फैक्ट्री लगी हुई है वो फ्रेंच कंपनी है, वो भिवाड़ी के अंतर्गत ये स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पर्यटन स्थल और अवस्थिति, तो देलवाड़ा कहाँ पर है? आपको पता है देलवाड़ा कहाँ पर है? आबू पर्वत पर है, तो इसमें कौन सा आंसर रहने वाला है देलवाड़ा में? 3 आंसर आएगा। नाकोड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में। रामेश्वर धाम कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंतर्गत। देलवाड़ा आबू पर्वत पर, नाकोड़ा जो है बालोतरा में, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, त्रिपुरा जो सुंदरी है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस नस्ल के गोवंश जो हैं दुग्ध उत्पादन और अच्छे बेलों के लिए जाने जाते हैं? बाड़मेर, पाली और सिरोही में पाए जाते हैं। तो कॉन्क्रेज नस्ल जो होती है वो हमारे बाड़मेर, पाली और सिरोही में, मिल्लोर, सांचौर में देखने को मिलती है, जो अच्छे बेल होते हैं और अच्छा इनका गोवंश होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनगणना, हमारा पॉपुलेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था हमने आपको, उसमें से क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो अजमेर की है ये अजमेर की जो जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है 62 का,
निम्नलिखित में से आहार संस्कृति से संबंधित सभ्यता कौन सी है? देखो गिलुंड भी आहार से संबंधित है, ओजियाना भी है, बालाथल भी है, और ये पाषाणकालीन सभ्यता है, बागोर जो है पूरा पाषाण से संबंधित है। तो ये इसका आंसर रहेगा नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? नहीं है, मतलब ये वाली नहीं है। याद आ जाएगा आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना इसमें आप लोगों को। आंसर कौन सा है? बागोर जो है आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रज्जिल किस जो है, रज्जिल किस प्रतिहार जो शासक है हमारे हिस्ट्री से संबंधित है, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है? तो मंडोर शाखा से संबंधित है। रज्जिल किससे? मंडोर शाखा से संबंधित है। उसके बाद चौहान, चौहान जो है किस स्थान से संबंधित नहीं थे? नहीं थे, देखो जालोर के चौहान रहे हैं, रणथंभौर के चौहान रहे हैं, नाडोल के चौहान रहे हैं, लोद्रवा के अंतर्गत चौहान नहीं रहे हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? लोद्रवा। आंसर क्या रहने वाला है इसका? लोद्रवा रहने वाला है। याद आ जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सुल्तान इल्तुतमिश ने, सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर अभियान के दौरान, जब वहां का शासक कौन था? जब सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह था। अच्छे क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है। ये हमारी जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति के संदर्भ में पाल किसे कहते हैं? पढ़ रखा है हमने, 8 या 10 घरों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? पाल कहते हैं, भीलों का। निम्नलिखित किस कौन सा चित्रित दूसर जो मृदभांड है, चित्रित दूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? बेराट से मिले हैं। और लाल वाले कहाँ से मिले हैं? आहार से मिले हैं। याद है आप लोगों को। निम्नलिखित किस में सभ्यता में चित्रित दूसर मृदभांड जो है चित्र वाले कहाँ से मिले हैं? हमारे बेराट जो है सभ्यता, वहां से चित्रित दूसर ब्रह्मांड जो मृदभांड हमें देखने को मिले हैं। कहाँ से? बेराट से। अगला देखिए आप लोग, 1857 की बात कर रहे हैं अपन, क्रांति में 1857 का जो रिवोल्यूशन, जो हमारी क्रांति थी, उसमें कोटा से संबंधित है। ब्रिटिश रेजिडेंस पे हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट जो मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित किस व्यक्ति की हत्या कर दी? जो डॉक्टर जो सेडलर था उसकी भी क्या कर दी थी, और उसके 2 पुत्रों की भी क्या कर दी थी? यहाँ पर हत्या कर दी थी। तो आंसर आ जाएगा सेडलर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल को वैज्ञानिक प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल को वैज्ञानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो ये है हमारे जमनालाल बजाज के नेतृत्व में ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1939 के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन है, देखो पहले भी आ चुका है पुराने एग्जाम में, ये किसने करमचंद पंवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा परगना दिया था? तो जो महाराणा जो संगा है उन्होंने क्या था, इसको करमचंद पंवार को अजमेर, परबतसर, बनेड़ा परगना जागीर प्रदान किए थे। किसने? महाराणा सांगा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1565 के अंतर्गत 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई में निम्नलिखित किस शासक ने लड़ाई लड़ी थी? तो इसके अंतर्गत जो है राव चंद्रसेन के द्वारा ये रानीसर की लड़ाई 1565 में मुगलों के साथ लड़ी गई थी। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आने वाला है, देखो अच्छा क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ में किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित व्रत राजस्थान में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो बाबू शोभाराम को शामिल किया गया था। किसको? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित व्रत जो राजस्थान मंत्रिमंडल में मत्स्य संघ का जो थे बाबू शोभाराम जी को इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, लोक देवताओं के निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोक देवता। बाबू जी बिल्कुल सही है, गोगा जी बिल्कुल सही है, रामदेव जी, हड़बू जी, पंवार, ये आंसर इसके अंदर सुमिलित नहीं है। अभी पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट चल रहा है टॉपिक अपना। अगला क्वेश्चन देखो, बाबू जी तो राठौड़ से है, गोगा जी चौहान, रामदेव जी पंवार, हड़बू जी वाला आंसर इसके अंदर सुमिलित बिल्कुल भी नहीं है, ये आंसर जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, अच्छा क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंतर्गत हुई थी। याद रखना आप लोग, प्रजामंडल आंदोलन जब पढ़ रहे थे उसमें बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1942 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ये मेवाड़ के महाराणा के समक्ष कितनी बार आ चुका परीक्षाओं प्रश्न, मोतीलाल तेजावत ने भीलों की 21 मांगे जो हैं मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की थी, तो उसका शीर्षक क्या नाम था? मेवाड़ की पुकार। पढ़ा है आप लोगों ने ये, बिल्कुल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों की जो 21 सूत्रें मांगी थी वो महाराणा सांग जो महाराणा है उसके समक्ष प्रस्तुत की थी मेवाड़ के, तो उसको बोलते हैं मेवाड़ की पुकार कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कौन सा आता है, देखो चित्रकार साहबदीन, जो साहिबदीन है, लिख रहा है लेकिन साहबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, पढ़ रखा है, पहले भी प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में ये। दधिमती माता का मंदिर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गोट मांगलोद जो है उसके अंदर जो दधिमती जो दादी समाज है, दधिमती माता का मंदिर जो है गोट मांगलोद नागौर के अंतर्गत है। ये कहाँ पर है? गोट मांगलोद नागौर के अंतर्गत स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। पुत्र के जन्म के 10वें माह में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दसों टन बोला जाता है। क्या बोलते जाते हैं उसको? दसों टन कहते हैं। राजस्थान के हमारे संस्कार उनसे संबंधित है। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में रामानंदी संप्रदाय की, रामानंदी जो संप्रदाय है उसके रेवासा पीठ के संस्थापक कौन है? रेवासा पीठ के संस्थापक जो है अग्रदास जी हैं। कौन है? अग्रदास जी है। रेवासा जो पीठ है रामानंद संप्रदाय की, वो उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? अग्रदास जी महाराज हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में देखो सूरज प्रकाश है, कुशाल प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? जो हमारा नाहरगढ़ है उसके अंतर्गत इस प्रकार के भवन हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाद्विकता, भारत में राज्य की संबंधित बात कर रहे हैं तो राज्य के महाद्विकता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य की बात करें तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो महाद्विकता का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, राज्य से संबंधित आगे मतलब ही बात। अगला क्वेश्चन है, किस संविधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें एक राज्यपाल जो है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 का था, जिसमें जो एक राज्यपाल जो है, एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आंसर जो होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। निम्नलिखित में देखो, निम्नलिखित में से लोकगीतों में कौन से विवाह से अवसर पर गाए जाते हैं? देखो जला, बिल्कुल जो बारात का डेरा देखने समय जाते हैं जब गाए जाते हैं। परिणय विवाह से संबंधित है। सीटने गाली गीत होते हैं। तो जला भी क्या है? जो डेरा देखने जाती है वर पक्ष की, वधु पक्ष की महिलाएं, तो वो उस समय गीत गाती है, उसको जला कहते हैं। परिणय भी शादी के समय गाया जाता है। और सीटने जो गाली गीत होते हैं वो इससे संबंधित है। विवाह से संबंधित कौन है? जला, परिणेत और सीठने। और गोरबंद तो अलग है, वो ऊंट के श्रृंगार से संबंधित गीत है ये गोरबंद, याद है आप लोगों को? उससे संबंधित बात करते हैं। राज जो विलास है, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? राजविलास के ग्रंथ के लेखक हैं मानकवि। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? मानकवि। देखो अगला क्वेश्चन, किसी एक व्यक्ति जो है हमारे राजस्थान के उनसे संबंधित है कि कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप बने हुए हैं और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी लिया है। तो हरि जो है हीरालाल देवपुरा इसका आंसर रहने वाला है, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी इन्होंने धारण किया था, वो हीरालाल देवपुरा। अगला आता है, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात करें हम। तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में कदम विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते वही होंगे जो भारत सरकार की, ये संसद यहाँ पर गलत है। भारत जो विधानमंडल होता है उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा, समय से वे कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये वाला कथन गलत हो चुका है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान के दूसरे अनुसूची में उल्लेखित है। ये वाला कथन इसका सही है। तो एक तो गलत है और दूसरा क्या है? सही है। याद रखिएगा आप लोगों को। तो पहला वाला तो कथन तो असत्य गलत है, दूसरा क्या है? सही कथन है इसके अंतर्गत। पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति, जो सचिवालय जो संबंधित है, पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सेल सिस्टम की जो हमारा समीक्षा करना, जो सेल सिस्टम है उसकी समीक्षा करने के लिए राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य यही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो हमारे आरपीएससी के नियुक्ति पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? सत्य देखो, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष और आयोग के द्वारा। दूसरा कथन। उसके बाद देखो तीसरा, आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक और 65 पूर्ण करने तक बना रह सकता है। इसमें देखो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहने वाला है। ये आंसर इसका सही है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस समिति की सिफारिश पर, अच्छा क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो कार्य सलाहकार जो समिति है, जो कार्य जो सलाहकार एडवाइजरी जो कमेटी है, वो इस प्रकार का प्रतिवेदन जो है चर्चा के लिए पटल पर रखती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन पढ़िए और सही कथन को चुनिए? देखो
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जनवरी 1995 से क्रियाशील रहा, ये क्वेश्चन गलत है या कथन ही गलत है। प्रारंभ इसमें एक अध्यक्ष 6 जो सदस्यों का प्रावधान था, ये भी गलत है क्योंकि 1 और 4 का प्रावधान था। आयोग की अपनी जांच एजेंसी में जिसका नेतृत्व न्यूनतम महानिरीक्षक जो पुलिस महानिरीक्षक अधिकारी करता है, ये कथन इसका सही है। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1999 नहीं 1999 2000 के समय इसकी सरकार द्वारा जारी की गई थी, तो ये भी क्या है, इसका गलत है। तो इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कौन सा है? आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसको जो अक्टूबर 1994 में जो अधिसूचना थोड़ी जारी की गई थी, 99 2000 के समय इसकी सूचना अधिसूचना जारी की गई थी, तो ये तीनों कथन गलत हैं, ये वाला सही है। उसके बाद ग्राम पंचायत की बात करते हैं। उसमें नियोजन और समन्वय समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच साहब जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं नियोजन और समन्वय समिति के। अगला क्वेश्चन है, गड़ीसर झील जो है, अच्छा क्वेश्चन है, करंट में रहने वाला था। जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? दक्षिणी एशिया आर्द्रभूमि सम्मेलन में शुभंकर बनाया गया? नहीं, बिल्कुल गलत है। वंदे गंगा जल संरक्षण, जो ये वाला आंसर सही है क्योंकि वंदे गंगा जल संरक्षण जो है वो जन अभियान जो है इसका समापन यहाँ से जमुआ रामगढ़ से प्रारंभ हुआ था, और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है समापन कहाँ पर हुआ था? गड़ीसर झील के अंदर हुआ था। दुर्लभ मछलियों की खोज, बिल्कुल गलत है। रामसर साइट, ये भी गलत है। तो आंसर क्या था? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन कहाँ पर किया गया था? गड़ीसर झील जून 2025 के अंतर्गत इसका समापन किया गया था, वंदे गंगा जल संरक्षण का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में जो है राज्य विधानसभा से संबंधित सांविधिक प्रावधान वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो 169 के अंतर्गत 1 में और 179 के अंतर्गत के अंतर्गत है, दोनों के अंतर्गत है, इसमें नहीं है। इनसे विधान परिषद की सदस्यता की समाप्त करने के बारे में बात कर रहा है, और जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी समाप्ति अयोग्यता है, उससे संबंधित बात है इनके अंतर्गत। तो 169 और 179 जो है वो राज्य की विधानसभा से संबंधित जो प्रावधान है इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो केवल ए और बी याद रखना, ए और बी क्या है इसमें सही रहने वाला है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइजिंग राजस्थान, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स का है, पढ़ाया था आप लोगों को। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब किया गया था? 9 से 10 दिसंबर 2025 को, 9 से 11 दिसंबर तक चला था, याद रखना आप लोग। 9 व 11 दिसंबर 2025 को ये प्रारंभ किया गया था, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। सूजस में भी ये दे रखा है 9 व 10 दिसंबर 2025। अगला देखिए आप लोग, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय, अच्छा क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से संबंधित नियुक्ति पत्र और अभिसूचना किसके द्वारा पढ़ी गई थी? तो जो हमारे मुख्य सचिव जो महोदय हैं सुधांशु पंत जी के द्वारा इस प्रकार की अधिसूचना पढ़ी गई थी। जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने से पहले जो अधिसूचना थी किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के द्वारा पढ़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है देखना, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान सिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो नीति गैस वाली है 2025, इसमें विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निर्देशक की अध्यक्षता नहीं, मुख्य सचिव आएगा यहाँ पर, किसकी? मुख्य सचिव की अध्यक्षता। तो ये वाला क्वेश्चन कथन गलत हो गया। यह नीति 31 मार्च 2029 नहीं, 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, ए भी गलत है और बी भी गलत है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निर्देशक की अध्यक्षता वाली राज्य समिति का गठन इस तरह नहीं होगा, यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी, यहाँ पर ये दोनों कथन ही गलत हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में आयोजित, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने जो प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था? तो 15 व्यक्ति जो थे उनको इसमें सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स पढ़ें आप लोग, हमारी जो प्लेटफॉर्म पर चलती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो है वह आयोजन की शहर में हुआ था, तो हमारे जयपुर के अंतर्गत हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंतर्गत एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो फॉर्म आयोजन
कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंतर्गत आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के द्वारा, जो हमारी सरकार है उसके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग, एससी व एसटी वर्ग के लिए मूल निवास प्राप्त कर सकेंगे। एसटी के लिए नहीं है ये, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइबल के लिए नहीं है। किसके लिए? केवल एससी के लिए है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए है। अनुसूचित जनजाति, ये गलत कर दिया इन्होंने यहाँ पर कि मूल निवास प्राप्त करना। तो इसमें ये वाला कथन जो है एसटी के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए? एससी के लिए है। इस योजना में बाबा साहब के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक 5 स्थल, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का आवास और भोजन खर्चा सरकार देगी और ये आयकरदाता नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें पहला कथन क्या हो गया? इसके अंतर्गत गलत हो गया है, याद रखना आप लोग। पहला कथन गलत है क्योंकि इसमें एसटी वर्ग इसके अंदर शेड्यूल ट्राइबल के लिए नहीं है, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए है ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित, ये हमारी जो क्लास है स्पोर्ट्स वाली, उसमें देखना आप लोग, राजस्थान स्पोर्ट्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कि बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक में 1829 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान की किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उमा चौधरी जी जो हैं राजस्थान पुलिस की हैं, जिन्होंने बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स के अंतर्गत जो है क्या भाला फेंका है? उमा चौधरी जी के द्वारा। ये हम पढ़ाया था हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप देखना यूट्यूब पे क्लास चली हुई है, उसके अंदर राजस्थान स्पोर्ट्स में मैंने पढ़ाया था आपको ये। और मैंने वहां पर भी इंपॉर्टेंट बताया था कि ये जो पुलिस और फायर गेम्स जो बर्मिंघम में जो आयोजित होने वाले हैं, इनसे एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में आएगा, और आया ही सही, देख लिएगा आप लोग, उमा चौधरी जी वाला, ठीक है। तो प्रथम शिफ्ट का जो पेपर था उसका हमने संभावित सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया है यहाँ पर, और फाइनल आंसर की तो आपको पता है जब आरपीएससी आएगी वही मानी जाएगी। पर जहाँ तक है सटीकता पूर्वक जो है विश्लेषण करके हमारी टीम के द्वारा ये आंसर की आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हमने। कितना सही है कितना गलत है ये तो आरपीएससी की जो आंसर की है उससे आने से ही हमें पता लग पाएगा, पर हम जो है मोटा मोटी हमारा कैलकुलेशन इस आंसर की से लगा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। और आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ कि जो दिग्गज अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर आ चुका है दिग्गज अकेडमी के नाम से। वहाँ पर जो है रीट के बैच चल रहे हैं, और जो आरपीएससी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका बैच स्टार्ट होने वाला है। उसमें सब इंस्पेक्टर का बैच है, लैब असिस्टेंट है, इस प्रकार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो आप लोग जो हैं प्ले स्टोर पर जाइए और दिग्गज अकेडमी के एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद साथियों।